बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हमने बात करनी है एस टी 301 के लेक्चर नंबर 33 और 34 की। 34 में खैर ऐसा हमें कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन 34 में कोई एक दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बाकी 34 में प्रीवियस चीज़ें उसने दोबारा से डिस्कस की हैं, क्योंकि आगे 35 से ऑनवर्ड फिर नई चीज़ें वो डिस्कस करना शुरू कर देगा। हाइपोथेसिस को डिस्कशन शुरू हो जाएगी उस लिहाज से। खैर, लेक्चर 33 में हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन और डिजायरेबल क्वांटिटीज ऑफ गुड पॉइंट एस्टिमेटर। उसमें हमने अनबायस्डनेस और कंसिस्टेंसी, ये दो चीजें डिस्कस करनी है उसी के अंदर। ठीक है जी। अब कंसिस्टेंसी लेक्चर नंबर 34 में जाके थोड़ा सा है और वहीं पर उसने डिस्कस किया है, इसलिए हम इसको उसी लिहाज से कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें जो चीज डिस्कस करने वाली है वो देखें जी, हमारे पास x1 और x2, यानी कि इसका मतलब है हमारे पास इस चैप्टर के अंदर जो चीज मेन आएगी, क्योंकि प्रीवियस में हम थोड़ा सा डिस्कस लेक्चर 32 में भी कर चुके हैं, वहां मैंने कोई डिटेल डिस्कस नहीं की थी। बेसिकली इसमें हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो दो होंगी, उसी तरह से सैंपल भी दो होंगे, और हमारा एक्चुअल मकसद जो है इनका कंपैरिजन है। उसी लिहाज से फार्मूला है जी, अगर हम मीन फाइंड कर रहे हैं तो x1 x2 है, म्यू फाइंड करेंगे तो वो x1 और x2 होगा, म्यू1 म्यू2 होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 होगा। और जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम वैल्यूज को कुछ इस तरह से लिखेंगे कि अगर हम म्यू निकालते हैं तो म्यू आ जाएगा x1 माइनस x2। उस तरह स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा x1 या p1 या p2, कुछ इस तरह से, ये सॉरी p1 आएगा, p1 p2, और ये भी p1 p2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखेंगे हम करेंगे। वो कह रहा है जी कुछ क्वेश्चन उसने दिया है, क्वेश्चन जो डाटा उसने निकाला है वो निकाला है जी, पॉपुलेशन ए है, उसका म्यू1 ये है हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 ये है, इसी तरह उसका सैंपल साइज n1 जो है वो ये है, पॉपुलेशन का म्यू1 म्यू2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2, और या इसको स्टैंडर्ड एरर भी पढ़ते हैं, प्रीवियस क्लास में इसके बारे में डिस्कस हुआ था। स्टैंडर्ड एरर भी पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर। और सैंपल साइज जो है वो 36 है इसका जी। Both sample size N1 49 and N2 36 are large enough to assume that sampling distribution of the differences is approximately normal such that x1 minus x2, यानी कि ये सैंपल बहुत बड़ा है तो फिर हम इनको माइनस करके उस लिहाज से कैलकुलेशंस करेंगे। तो हम जब मीन फाइंड करते हैं तो म्यू x1 माइनस x2 आ जाएगा, तो वो म्यू1 म्यू2 4 माइनस 3 एंड 4 0.3 ईयर्स आ गया, ये हमारा म्यू आ गया, जो कि हम अपना जो हमारा रेगुलर फार्मूला है जी का फार्मूला हमारा क्या होता है, एक्स बार माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये जो म्यू है ना, ये हम यहाँ पे 0.3 पुट करेंगे, ये देखें उसने पुट किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जो स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे पुट होना है, उसका प्रॉपर फार्मूला है कि स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर ओवर n, हम उसको क्योंकि दोनों को जब हम प्लस कर रहे हैं तो फिर हमारा उसको सैंपल साइज में डिवाइड करना जरूरी है, ताकि हम उसको वो कर लें, इक्वलेट कर लें। अब देखिए ना, जिसका 0.36 है उसका सैंपल साइज 49 है, जिसका 0.16 है उसका सैंपल साइज 36 है, दोनों को उनके सैंपल साइज पे डिवाइड करेंगे तो वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी, ये नहीं करेंगे यूनिट सेम हो जाएंगे। तो अब इसका जो निकलेगा आंसर निकलेगा, इन दोनों को डिवाइड करके प्लस करके अंडर रूट लेंगे, तो हमारे पास जो आएगा रिजल्ट, यानी कि स्टैंडर्ड एरर आएगा, उसको वेरिएबल लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड एरर है 0.1086 आ गया। अब हमें एक्स बार 1 और एक्स बार 2 चाहिए। ठीक है जी, एक्स बार 1 एक्स बार 2 के लिए उसने कहा जी इज द अप्रोक्सीमेट नंबर, 0 और 1 है हमारे पास अप्रोक्सीमेट नंबर। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द मीन लाइफ ऑफ 49 batteries produced by company A will have mean life at least 0.5 years longer than mean life of 36 batteries of B। यानी कि उसने कहा है लॉन्गर है, ज्यादा है, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा कि हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी जो है x1 माइनस x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 है। अब ग्रेटर देन हमें एंड में बाद में ये बताएगा कि हमें करना क्या है, रिजल्ट्स के बाद हम देखेंगे इसको ग्रेटर देन। मैंने बताया था ग्रेटर देन जब हो हमारे पास
तो अगर तो हमारा आंसर पॉजिटिव आ जाए तो फिर 0.5 हम माइनस करते हैं, आंसर नेगेटिव आए 0.5 हम ऐड करते हैं। ठीक है, प्रोसीड करते हैं जी। ट्रांसफॉर्मिंग x1 माइनस x2 0.5 आया, यानी कि हमने इक्वल कर लिया ताकि हम अपने रिजल्ट को फाइंड कर सकें। 0.5 पुट किया तो हमारा 1.84 आया, ये जो कि पॉजिटिव आंसर आया। तो अब हम जब जी को वैल्यूज फाइंड करेंगे तो हम 0.5 में से ये वैल्यू माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर माइनस आता तो कुछ इस तरफ का डाटा निकलना था और बाकी सारा डाटा हमें चाहिए था, क्योंकि हमारा सिंबल है ग्रेटर देन। तो अब जब वैल्यू पॉजिटिव आई है 1.84, तो इसका जो भी जी निकलेगा हम 0.5 में से उस आंसर को माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम 1.84 जी के टेबल में जाके देखें तो वो आता है जी 0.4671। 0.5 में से माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आया, ठीक है, वो 0.0329 आया। ओके, आगे था सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस। अब थोड़ी सी बात वो प्रोपोर्शन के वाले करेगा। प्रोपोर्शंस क्या है? ये जो है पी कैप 1 और पी कैप 2 ये हमारे प्रोपोर्शंस है सैंपलिंग के, सैंपल प्रोपोर्शंस है। और P1 P2 हमारे पॉपुलेशन के प्रोपोर्शंस होते हैं। पॉपुलेशन विद प्रोपोर्शंस ऑफ सक्सेस P1 P2 रिस्पेक्टिवली। P cap 1 minus P cap 2 between the proportions of all possible pair samples are computed। ठीक है, ये बात तो हम पीछे भी कर चुके हैं। अगर सिंपल P1 P2 लिखा हुआ है वो दो पॉपुलेशंस का प्रोपोर्शन है, और अगर P1 कैप और P2 कैप लिखा हुआ है तो ये उसका है सैम्पलिंग प्रोपोर्शन है। Sampling distribution of differences between proportion is P1 cap, P2 cap and so on। और हम जब इसका स्टैंडर्डाइजेशन मालूम करते हैं तो उसका भी तरीका ये होता है कि P1 Q1 प्लस P2 Q2 ओवर N1 and N2। N1 N2 इसलिए माइनस डिवाइड हम करते हैं क्योंकि हम ये रिजल्ट सेम करना चाह रहे होते हैं। अब देखिए जी, इट इज एग्जांपल है जी, इट इज क्लेम दैट 30% ऑफ हाउसहोल्ड इन कम्युनिटी ए एंड 20% ऑफ हाउसहोल्ड इन कम्युनिटी बी हैव एटलीस्ट वन टीनेजर। अब देखिए वन टीनेजर जो है ये हमारा सैंपल साइज आ गया। ये 30% हमारा वो है पी कैप 1, सॉरी P1, और ये P2 है। उसके बाद पी कैप 1 और पी कैप 2 जो है वो उसने खुद दिया हुआ है। ये P1 और P2 हमारा है। नीचे हम इसको लिखेंगे भी, चलें लिखे आएगा तो देखी जाएगी। P1 इक्वल आ जाएगा 30%, इसको पी ए भी लिख लें आप, कोई मसला नहीं है। P2 जो है हमारा वो 20% है, आगे जाके वो फाइंड भी करेगा। अच्छा जी, बाकी ये वैल्यूज है हमारे पास, स्टैंडर्ड एरर है, इन सबको आगे फाइंड आउट करते हैं। ले जी आगे हम यहाँ पे देखिए, सबसे पहले वो फाइंड आउट कर रहा है जी स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला लिख रहा है वो। ठीक है, तो जो कि P1 तो हमें गिवन है 0.3 और P2 भी गिवन है, तो Q1 Q2 फाइंड कर लेते हैं। ये हमने Q1 और Q2 फाइंड कर लिया, QA QB। ठीक है, यहाँ P1 वो ए बी कर रहा है तो हम भी ए बी कर लेंगे। और दूसरा N1 और N2 जो सैंपल का सैंपल साइज है वो चूंकि गिवन था, ठीक है, वो उस हिसाब से हम लेंगे। आगे चलते हैं। ये उसने जी म्यू पी कैप ए माइनस म्यू पी कैप बी के लिए उसने पी ए और माइनस पी बी किया, 0.1 आ गया। स्टैंडर्ड के लिए उसने 0.3 और 0.7 डिवाइड बाय 100। ये जो कि 1 था ना, तो वो 100% हो गया क्योंकि परसेंटेज में सारा डाटा है, तो फिर उसने डिवाइड बाय 100 ले लिया इसको, तो हमारे पास 0.0037 आ गया। द अबव डिफरेंस इन द सैंपल प्रोपोर्शन इज, जो सैंपल प्रोपोर्शन का डिफरेंस है वो 0.21 आया, क्योंकि पी कैप ए और पी कैप बी दोनों गिवन थे 34 और 0.34 और 0.13। अब हम जब इसको जी टेस्ट अप्लाई करेंगे इस पर, तो जी टेस्ट में हमारे पास जो फार्मूला आना था वो ये था। इसको अब जी लिख लें या पी ए पी प्रोबेबिलिटी लिख लें, बाद में जी में पुट कर लें तो एक ही बात है। तो ये पी ए पी बी हमने फाइंड किया 0.21, ये है किधर क्या, ये है जी। और ये म्यू पी ए पी और पी कैप ए पी कैप बी, म्यू जो हमने फाइंड किया वो जो कि पॉपुलेशन से फाइंड होना था तो वो हमने ये फाइंड किया। ठीक है, 0.21 सैंपल का था और 0.1 पॉपुलेशन का है। दोनों को माइनस किया और डिवाइड किया के वेरिएंस के साथ, ये वेरिएंस हमने फाइंड किया था। तो हमारे पास 1.83 जो है वो जी की वैल्यू निकली। अब 1.83 जब हम जाके टेबल में देखते हैं तो हमारे पास आता है 0.4664, और चूंकि ये भी पॉजिटिव वैल्यू है तो फिर 0.5 में से ये वैल्यू माइनस होगी, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 0.0336 आएगा। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है जो शेडेड एरिया है।
अगेन वही बात किस चीज को ध्यान में रखना है, जी का आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो फिर 0.5 में से जो उसका रिजल्ट होगा वो माइनस करना है, और अगर नेगेटिव आता है तो वो 0.5 में ऐड करना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये पॉइंट एस्टिमेशन है। पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर provides as an estimate of a single value calculated from the sample that is likely to be close in magnitude to unknown parameter। जी पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है, ये बेसिकली सिंगल वैल्यू होती है, हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन जो पैरामीटर है उसकी कोई एक सिंगल वैल्यू जो हम एस्टिमेट करते हैं कि ये जी हमारी वैल्यू नियर टू मीन है, ठीक है। यानी कि आप क्लोज कह लें जो अननोन पैरामीटर है या जो हमारा मीन होगा या जो भी वैल्यू हमारी डिजायर्ड होगी उसके जो बिल्कुल करीब करीब वैल्यू जो रिजल्ट हमारा आएगा हम उसको कहेंगे दिस इज कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेशन, ठीक है। अब आगे है एस्टिमेट और एस्टिमेटर, दो चीजें, ये दोनों डेफिनेशन है, एमसीक्यूज में आ सकती हैं। एन एस्टिमेट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू अननोन पैरामीटर बाय रूल ऑफ फार्मूला। यानी कि आप जो फार्मूला का अगर अप्लाई करेंगे या रूल अप्लाई करेंगे उससे जो आपको वैल्यू मिलेगी अननोन वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, उसे एस्टिमेटर कहते हैं। An estimator stands for rule of method that is used to estimate the parameter। अब जब हम एस्टिमेटर को यूज करेंगे पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए, ठीक है, तो यानी कि हम पैरामीटर को हमने जब एस्टिमेट करना है उसके लिए मैंने एस्टिमेटर यूज करना है, तो ये दोनों का डिफरेंस उसने बेसिकली बताया, ठीक है। एस्टिमेट ऐसा को वैल्यू नहीं है, एस्टिमेटर एक वैल्यू है, लेकिन वो एस्टिमेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। Next हमारा in repeated sampling an estimator is a random variable and has probability distribution which is also known as sampling distribution। चलिए ये तो sampling distribution definition है। आगे हम पॉइंट एस्टिमेटर में दो चीजें हमारे पास हैं जी, अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी और एफिशिएंसी, तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। अनबायसनेस और कंसिस्टेंसी इसी में है और एफिशिएंसी अगले चैप्टर में है, उसको भी डिस्कस करते हैं। अनबायसनेस क्या है जी, हमारे पास एन एस्टिमेटर इज डिफाइंड टू बी अनबायस्ड इफ द स्टैटिस्टिक यूज्ड एज एन एस्टिमेटर हैज द its expected value equal to the true value of the population parameter being estimated। जी अनबायसनेस सिंपल सी बात है, अगर हम हमारे जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो जो सैंपल वैल्यू है उसके इक्वल आए तो वो अनबायस्ड है, अगर वो इक्वल ना आए डिफरेंट आए तो फिर बायस्ड एस्टिमेटर है हमारा, ठीक है। ये थीटा जो उसने दिया है, थीटा बेसिकली कहें कि आपकी पॉपुलेशन वैल्यू है और एस्टिमेटेड थीटा जो है कैप जो है वो यानी कि पैरामीटर है उसका सैंपल का। दो अगर रिजल्ट सेम आ जाता है तो हमारा डाटा अनबायस्ड है, अगर रिजल्ट सेम नहीं आता तो फिर बायस्ड एस्टिमेटर है। एग्जाम्पल वो यहाँ पे दे रहा है, ठीक है, एक एग्जाम्पल उसने दी है, वो कहता है ये थीटा कैप इज एक्स बार इज 1/n, एक्स की वैल्यू यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, दोनों सेम आएंगे ना, तो ए कैप इज थीटा, ई कैप ई थीटा कैप इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा कैप इज इक्वल टू थीटा, हेंस एक्स बार इज द अनबायस्ड एस्टिमेटर, ठीक है। एक्स बार जो हमारा अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू का। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास चार वैल्यूज है, पांच, आगे उनकी प्रोबेबिलिटी है 1/5 ईच की। म्यू हम निकालेंगे तो सीधा सीधा वो चूंकि 1/5 है तो हमारा सीधा सीधा म्यू आ जाएगा, चूंकि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहला 0 आएगा, ये 1/5 ही आएगा, ये 2/5 आएगा, ये 3/5 आएगा, ये 4/5 आएगा, और 4 3 7 9 और 1 10, ठीक है। 10/5 आंसर 2 आ गया, ओके हो गया। नेक्स्ट चलेंगे, ये उसने फाइंड भी किया है, हमें जरूरत नहीं है, हम आगे चलेंगे। अगर वैल्यूज में अच्छा अगर टोटल वैल्यूज 25 हो जाए तो उस वक्त में जाहिर सी बात है अगर डाटा आपका जितना एक्सपेंड करेगा उतनी प्रोबेबिलिटी आपकी एक्सपेंड करेगी, उस हिसाब से आपका फिर वही बात कि आंसर 2 ही आया, ठीक है। तो चूंकि हमारा वो दो डिफरेंट वैल्यू से भी आंसर सेम निकला है तो हमारा अनबायस्ड डाटा है। अब इसमें उसने क्या कर रहा है जी, प्रूव करता है जी, आप कहता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी कैप इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी, ये मालूम करना है, तो पी कैप इज इक्वल टू x/n है, ठीक है। अब अगर मैं इसको दोनों की तरफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ले लूं, पी एक्स ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी है, उधर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x/n आ जाएगा, n को मैं अलग निकाल देता हूं क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज है, इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू से कोई ताल्लुक नहीं होता, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है वो इक्वल होती है n p के, तो n/n कट जाएगा तो p आ जाएगा, तो एक्सपेक्टेड ऑफ p कैप इज इक्वल टू p आ गया, ये मैंने प्रूव किया।
ये प्रूव आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद ये स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला है, ओके जी। फिर कंसिस्टेंसी आ जाती है, इसको सिर्फ डेफिनेशन की हद तक हमारे लिए एनफ है, आगे हमें कुछ नहीं पढ़ना। An estimator is said to be consistent estimate of parameter theta if any arbitrary small position quantity. In other words, an estimator is called consistent estimator of theta if the probability of theta is very close to theta. कंसिस्टेंसी वैसे सिंपली आप पढ़ लें तो कंसिस्टेंसी कहते हैं एक तसलसल को, कंसिस्टेंट, एक तरतीब, ठीक है। आप एक रूटीन के साथ एक काम कर रहे हैं, ठीक है। फर्ज करें आपको एक टास्क दिया जाता है, कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है और उसका 10 दिन दिया जाता है, तो आप उसको उस प्रोजेक्ट को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि डेली मुझे इतना इतना काम करना है ताकि 10 दिन में मेरा काम कंप्लीट हो जाए। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। आप आखिरी 2 दिन में जहाँ काम करते हैं तो वो आपकी कंसिस्टेंसी नहीं होती। यहाँ एक दिन कर लिया, 2 दिन फिर छोड़ दिया, फिर एक दिन कर लिया, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हो इफेक्टिव एंड हो एफिशिएंट यू आर। बेसिकली भी यहाँ पर कर रहा है कि 2 वेरिएंस उसने लिए हैं, दोनों वेरिएंस का, क्योंकि वेरिएंस हमें ये बताते हैं कि हमारे पास जो देखिए 2 डिस्ट्रीब्यूशन है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एक T1 है और एक T2 है। ये वो है जिसका वेरिएंस कम आया है, इसका वेरिएंस ज्यादा आएगा, क्योंकि ये डिस्पर्स कम है, इसमें डिस्पर्सनेस कम है, हाइट ज्यादा है, इसमें हाइट कम है, डिस्पर्सनेस ज्यादा है। तो दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट निकलता है दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी, कि हम कितने एफिशिएंट हैं एक की निस्बत दूसरे के मुताबिक। जी स्टूडेंट्स, बाकी इस लेसन के अंदर उसने मूवमेंट्स को डिस्कस किया है, ठीक है। मूवमेंट्स हम पीछे जो पढ़ चुके हैं, तो मैं दोबारा यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहीं पे उसी जगह पे तैयार कर लीजिएगा, वो मोर देन एनफ है, क्योंकि आपके आफ्टर मीडियम मूवमेंट्स, ठीक है। ये मूवमेंट्स इसने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। और एज सच इस चैप्टर में डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन वगैरह दोबारा आ जाता है। ये देखिए फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन गिवन, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये भी पीछे हम जो पढ़ के हैं वही आपने करनी है, यहाँ पे दोबारा नहीं करनी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेक्चर को देखेंगे, लेक्चर नंबर 35 को। उसमें कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जी। कॉन्फिडेंस इंटरवल, क्योंकि अब इसमें हाइपोथेसिस और कॉन्फिडेंस इंटरवल वगैरह आ गया, रिसर्च का टॉपिक आ गया, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।